कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। माणिकपुर के राजा समरसेन का इकलौता पुत्र था जिसका नाम था रतन सेन। महाराजा ने अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया, जहाँ पर उसे सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें नृत्य, गायन, संगीत शास्त्र आदि शामिल थे। परंतु राजकुमार की सबसे ज्यादा रुचि संगीत में थी। वे बचपन से ही संगीत और गायन का अभ्यास करने लगा। जब तक वे युवा अवस्था में पहुंचा तो वे संगीत कला में बहुत ही निपुण हो चुका था। युवा होने के बाद भी वे अपने गुरु के आश्रम में अक्सर आया करता था। राजकुमार का संगीत और गायन सुनकर उसके गुरु भी बहुत ही खुश हो जाते थे। जब राजकुमार गाना गाता तो आसपास के सभी लोगों के साथ साथ पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। परंतु इसके साथ साथ एक समस्या यह थी कि राजकुमार को संगीत के अलावा किसी और विषय में रुचि ही न रही। गुरुजी की कुटिया में जाने का एक कारण यह भी था कि वे अपने गुरु की पुत्री संगीता से प्रेम करता था। दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। लेकिन राजा समरसेन के लिए राजकुमार का संगीत की ओर रुझान चिंता का विषय बना हुआ था। एक दिन एक क्रोधित स्वर में महाराज बोले, सैनिकों, जाओ और ऋषि संगीतज्ञ को कहो कि वे हमारे समक्ष उपस्थित हों। जो आज्ञा महाराज। यह देख महामंत्री कहने लगा, क्या बात है महाराज, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ महामंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल मैं राज्य के प्रति चिंतित हूँ। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। परंतु महाराज, राजकुमार के होते ये तो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन महामंत्री जी, राजकुमार का संगीत में रुझान और राजकाज में दिलचस्पी ना लेना तो चिंता का विषय ही है। तलवार तक पकड़नी नहीं आती उसे। आज के हालात आप जानते ही हैं। पड़ोसी राज्यों ने अपनी सैनिक शक्ति कितनी बढ़ा ली है। ऐसे में क्या राजकुमार संगीत कला के बल पर शासन चला पाएगा। अब हमने सोच लिया है कि राजकुमार को अब सिर्फ युद्ध कला सीखनी होगी और संगीत कला को त्यागना होगा सदा सदा के लिए। महाराज, इतनी कठोरता ठीक नहीं। आखिर वे आपके इकलौते पुत्र हैं। यही तो चिंता का कारण है कि वो हमारा इकलौता पुत्र है। आप तो जानते ही हैं कि इसको पाने के लिए हमने कितनी मुश्किलें सही है। जानता हूँ महाराज, जानता हूँ। राजकुमार को पाने के लिए आपने तीर्थ स्थानों की यात्रा की, कई पूजा अनुष्ठान करवाए, गरीबों को भोज कराए और दान पुण्य के कार्य किए। इतनी मन्नतों के बाद पुत्र हुआ भी तो महारानी का विछोह आपको झेलना पड़ा। महाराज, मेरी राय में पहले तो राजकुमार पर ऋषि संगीतज्ञ के घर जाने पर रोक लगा देनी चाहिए और राजकुमार में अस्त्र शस्त्रों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए उन्हें शस्त्रागार दिखाएं, शिकार पर भेजें, युद्ध प्रेरित कथाएं सुनाएं। इतना ही नहीं, उन्हें युद्ध में भी ले जाया जाए। इन कामों में अगर जबरदस्ती भी करनी पड़े तो करें। हाँ, यही ठीक रहेगा। तभी ऋषि संगीतज्ञ वहाँ उपस्थित हुए और बोले, मुझे इस तरह बुलाए जाने का कारण जान सकता हूँ राजन। महात्मन, आप तो जानते ही हैं, रतन मेरा इकलौता पुत्र है और इस राज्य का अकेला उत्तराधिकारी है। महात्मन, इस आयु में भी उसकी रुचि राज्य के प्रति न होकर संगीत के प्रति बढ़ते जाना ही चिंता का विषय बन गया है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ राजन। ये तो उसे माँ सरस्वती का वरदान है। उसमें राजकाज के प्रति रुचि पैदा करके राज्य को बचा सकते हैं आप। वे कैसे राजन? संगीत से उसे दूर रखकर।
नामुमकिन। संगीत तो उसके प्राण है राजन। आप राजकुमार को उसके प्राणों से दूर रखने की बात कर रहे हो, लेकिन राष्ट्र हित के लिए आपको इस नामुमकिन को मुमकिन में बदलना होगा, वरना भविष्य हमें धिक्कारेगा कि हमने उसे एक ऐसा राजा दिया जो ठीक से अपने राज्य की रक्षा भी नहीं कर सकता। आप उसके गुरु हैं महात्मन। आप उसे समझाएंगे कि संगीत के अलावा उसे राजकाज और युद्ध कला में रुचि लेनी चाहिए। हो सके तो उसे अपनी कुटिया से दूर रखिए। मैं कोशिश करूंगा महाराज। अगले दिन जब राजकुमार अपने गुरु की कुटिया में पहुंचा तो गुरु ने उसे समझाया कि वह संगीत कला का त्याग कर दे और युद्ध कला का प्रशिक्षण ले। ऐसा सुनकर राजकुमार बोला, नहीं गुरुदेव, आप ऐसा ना कहें। संगीत मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तो प्राण है मेरे। अगर आप प्राण ही छीन लेंगे तो मैं कैसे बचूंगा? राजकुमार, जो वस्तु, चाहे वो संगीत ही क्यों ना हो, राज्य कर्तव्य से विमुख कर दे, उसका त्याग कर देना ही अच्छा है। तुम संगीत की लगन में भूल गए कि तुम एक राजकुमार हो और एक राज्य के उत्तराधिकारी भी। राजकुमार रतन सेन वहाँ से चला गया और जब वह गुरु की पुत्री संगीता से मिला तो वह भी कहने लगी, रतन, पिताजी ठीक ही कह रहे हैं। राजकाज व युद्ध कला सीखना तुम्हारे लिए संगीत से ज्यादा जरूरी है। मगर संगीता, बेकार में किसी का खून बहाना मुझे अच्छा नहीं लगता। शस्त्र केवल किसी का खून बहाने के लिए ही नहीं, आत्मरक्षा के लिए भी उठाने होते हैं। रतन, अब तुम यहाँ तभी आओगे जब युद्ध कला में प्रवीण हो जाओगे। ये वादा करो मुझसे। संगीता, क्या तुम भी यह चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? नहीं रतन, मैं तो तुम्हें देखे बिना जिंदा भी नहीं रह सकती। लेकिन क्या तुम ये चाहोगे कि आने वाला कल मुझे आरोपित करे कि मैंने माणिकपुर का उत्तराधिकारी छीन लिया? ठीक है संगीता, अब मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब मैं युद्ध कला में प्रवीण होकर राज्य की बागडोर संभालने योग्य हो जाऊंगा। रतन, मैं उस पल का इंतजार करूंगी। इस तरह रतन अपने वचन को पूरा करने में लग गया और युद्ध कला सीखने लगा। कई महीनों की मेहनत के बाद रतन शस्त्र कला में निपुण हो गया। दिन इस प्रकार गुजर रहे थे कि एक दिन सेनापति ने महाराज को सूचित किया, महाराज, महाराज, पड़ोसी राज्य के सैनिक हमारी उत्तरी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। आक्रमण का खतरा है। आक्रमण? सेनापति, फौरन जवाबी आक्रमण करो। और हाँ, राजकुमार भी इस युद्ध में हमारे साथ चलेगा। मगर महाराज, अभी युवराज युद्ध कला में इतने दक्ष नहीं हैं कि उन्हें युद्ध क्षेत्र में ले जाया जा सके। महामंत्री, युद्ध रोज नहीं होते। मेरी राय में राजकुमार की परीक्षा का यही उचित समय है। आप तैयारी कीजिए। सेनापति फिर राजकुमार रतन के साथ युद्ध क्षेत्र में चला गया। संगीता को जब राजकुमार के युद्ध में जाने का समाचार मिला तो वे प्रार्थना करने लगी, हे मां सरस्वती, रतन की रक्षा करना। इधर घनघोर युद्ध में युवराज पड़ोसी राज्य के सेनाओं से जूझ रहा था, लेकिन उसका मन लड़ने को तैयार नहीं था। उफ, कैसे गाजर मूली की तरह इंसान कट मर रहे हैं आपस में। उधर माँ सरस्वती की उपासना में संगीता ने वीणा के तार छेड़ दिए। एक तो वैसे भी राजकुमार का मन युद्ध में रम नहीं रहा था, उस पर वीणा के स्वरों ने अजीब असर किया और युवराज ने युद्ध से विमुख हो घोड़ा वीणा के स्वरों की दिशा की ओर दौड़ा दिया। यह देख सेनापति कहने लगा, अरे ये युवराज कहाँ चल दिए? महाराज बोले, मुझे मालूम है ये कहाँ जा रहा है। सेनापति, तुम युद्ध क्षेत्र संभालो, मैं लेकर आता हूँ इसे। और राजा ने घोड़ा उस दिशा में दौड़ा दिया।
उपासना में लीन संगीता की एकाग्रता घोड़े के टापों ने भंग की। अरे कहीं युवराज रतन तो नहीं, ये सोचती संगीता द्वार की ओर लपक पड़ी। उसने द्वार अंदर से बंद कर दिया। संगीता, संगीता, अरे द्वार क्यों बंद कर दिया? और वीणा वादन क्यों बंद कर दिया? तुम्हारी वीणा के स्वर सुनने के लिए मैं रण क्षेत्र छोड़कर आया हूँ। राजकुमार, आप युद्ध क्षेत्र को वापस लौट जाइए, नहीं तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। लेकिन संगीता, तभी उसे वहाँ गुरुदेव आते हुए नजर आए और वे बोला, प्रणाम गुरुदेव। मुझे गुरुदेव मत कहो तुम, आज तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। ऐसा भी संगीत का क्या दीवानापन जो बाकी सारे कर्तव्य भुला दे। चले जाओ यहाँ से। तभी राजा समरसेन भी वहाँ आ पहुँचे और बोले, राजकुमार, यूं कायर ना बनो। चलो, युद्ध क्षेत्र वीरों की कर्म भूमि है। राजकुमार रतन राजा के साथ चल पड़ा। फिर महाराज सोचने लगे, जब तक ये बाप बेटी यहाँ है, युवराज का मन राजकाज में लग ही नहीं सकता। इनका कोई इंतजाम करना होगा। महाराज और राजकुमार के जाने के बाद 2 घुड़सवार वहाँ आए और उन्होंने कुटिया में आग लगा दी। फिर दोनों घुड़सवार जंगल में लुप्त हो गए। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया था। अगले दिन एक सैनिक ने महाराज को खबर दी कि महाराज, शत्रुओं ने ऋषि संगीतज्ञ की कुटिया को आग लगा दी और सब कुछ तबाह कर दिया। तभी राजकुमार बोला, गुरुदेव और संगीता तो ठीक है ना? उनका कुछ पता नहीं चला युवराज। संगीता के कुछ गहने और शत्रुओं के हथियार मिले हैं, बाकी सब जलकर राख हो गया है वहाँ। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। संगीता, संगीता, अरे राजकुमार, रुको राजकुमार। चीखता हुआ राजकुमार बेतहाशा जंगल की ओर दौड़ गया। घटना स्थल का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। भयंकर गर्जना करते हुए चीख पड़ा, हत्यारों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वे बेहोश होकर गिर गया। तभी महाराज के साथ और लोग भी वहाँ पहुँचे। महाराज, ये हादसा राजकुमार सहन नहीं कर पाए और बेहोश हो गए हैं। बेहोश राजकुमार को महल की ओर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जब युवराज को होश आया तो महाराज कहने लगे, कैसे हो पुत्र? होने पर किसी का बस नहीं, धैर्य से काम लो, अपने आप को संभालो। राजकुमार ने कुछ कहना चाहा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अपनी अभिव्यक्तियों को स्वर न दे सका। वे अपनी आवाज खो चुका था। वैद्य जी, इसकी आवाज को क्या हो गया? ये बोल क्यों नहीं पा रहा? महाराज, युवराज उस हादसे को सहन नहीं कर सके और अपनी आवाज खो बैठे हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? तभी एक सैनिक वहां आया और कहने लगा, महाराज, महाराज, प्रीतमगढ़ के राजा ने दक्षिण से आक्रमण कर दिया है। ओह, यह मुसीबत भी इसी समय आनी थी। उत्तर का हमला अभी टला नहीं, दक्षिण से भी आक्रमण। महाराज ने दक्षिण को जाने वाली सेनाओं का नेतृत्व किया। उत्तर में सेनापति मुलक्कड़ की सेना से जूझ रहे थे और दक्षिण में महाराज समरसेन की तलवार कहर बरसाने लगी। लेकिन पुत्र की आवाज खो जाने का गम और सीमाओं पर बढ़ते आक्रमणों ने राजा की भुजाओं को निर्बल कर दिया था। इस समय युद्ध करते हुए महाराज का ध्यान निरंतर राजकुमार की ओर चला जाता। ऐसे ही क्षणों में अचानक एक भाला हवा में तैरता आया और राजा समरसेन की पीठ को चीर गया। यह देख महामंत्री बड़ी मुश्किल से शत्रुओं से जूझते हुए महाराज के पास पहुंचा और राजा की पीठ से भाला निकालने के बाद महामंत्री राजा को लेकर दूर जाने की कोशिश करने लगा। युद्ध क्षेत्र से थोड़ी दूर जाने पर महाराज बोले, इससे पहले कि मेरे प्राण मेरा शरीर छोड़ दें,
मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। महामंत्री, राजकुमार की आवाज खो जाने के लिए मैं उत्तरदायी हूँ। मैं ही अपने बेटे की इस हालत का जिम्मेदार हूँ। मैंने ही ऋषि संगीतज्ञ की कुटिया में आग लगवाई थी। आपने महाराज, लेकिन क्यों? कल जब राजकुमार वीणा की आवाज सुनकर रण क्षेत्र छोड़कर भाग गया था तो मैं गुस्से में उबल पड़ा। मैंने ये सोचकर कि यही दोनों मेरे पुत्र की इस हालत के जिम्मेदार हैं, गुस्से में उनकी कुटिया को आग लगवा दी और उन्हें चंदन वन के घने जंगलों में रहने को विवश कर दिया। महाराज, यानी वो दोनों जिंदा हैं और चंदन वन में हैं। हाँ महामंत्री, लेकिन तुम मुझे वचन दो, ये राज अभी अपने दिल में ही रखोगे और इसे समय आने पर ही प्रकट करोगे। इस समय राष्ट्र हित में यही आवश्यक भी है। मुझे वचन दो कि ऐसा ही करोगे। वचन दो। मैं वचन देता हूँ महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज के प्राण पखेरु उड़ गए। सारा माणिकपुर शोकग्रस्त हो गया। महाराज की चिता को अग्नि दी गई। अभी चिता की लकड़ियाँ आग भी न पकड़ पाई थी कि सैनिक एक समाचार लेकर आता है। महामंत्री जी, मलुकगढ़ के राजा ने इस बार भारी सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। इस समय अब क्या होगा? राजकुमार रतन सेन के मुंह में शब्द नहीं थे, मगर उसकी चीख आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर गई थी। उसके अंतर मन की भावनाएं पूरे उफान पर जा पहुंची थी। फिर वह सैनिकों के साथ रण क्षेत्र की ओर बढ़ता चला गया। उसने युद्ध भूमि में जाते ही भयंकर मार काट मचा दी। माणिकपुर के सैनिकों के उखड़ते पांवों को सहारा मिला। राजकुमार के रण कौशल और माणिकपुर के सैनिकों के उत्साह और साहस के कारण दुश्मन सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भाग निकले। राजकुमार के रण कौशल और माणिकपुर के सैनिकों के उत्साह और साहस के कारण दुश्मन सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भाग निकले। और उधर मलुकगढ़ के राजा ने जब दक्षिण की बुरी तरह से हार की खबर सुनी तो अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इस तरह माणिकपुर में शांति छा गई। प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यह सब राजकुमार की बदौलत ही हुआ है। राजकुमार रतन सेन की जय हो। सभी नागरिक रण क्षेत्र से लौटते हुए राजकुमार के स्वागत में खड़े थे और खुशी से संगीत बजा रहे थे। मगर युवराज तो कुछ और ही सोच रहा था। जिस संगीत के कारण मेरा सब कुछ लुट गया, उसे मैं अपने राज्य में बजने नहीं दूंगा। फिर राज्य भर में एक आदेश घुमाया गया जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सुनो सुनो नगर वासियों, हमारे नए महाराज के आदेश अनुसार सभी प्रकार के नृत्य संगीत समारोहों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कोई भी नागरिक इस आदेश का उल्लंघन ना करे। अचानक खुशियों भरा संगीतमय वातावरण शांत हो गया। अब राजकुमार रतन सेन के व्यक्तित्व में भारी परिवर्तन हो गया था। सिर्फ एक ही शब्द हथौड़ी की तरह बज रहा था उसके दिमाग में, बदला। अब रतन सेन अपने सभी दरबारियों और मंत्रियों को जो भी आदेश देता वह लिखित रूप में देता। रतन सेन को जो भी कहना होता वह लिखकर बता देता। महामंत्री कहने लगा, सभाजनों, महाराज रतन सेन का विचार है कि विपरीत परिस्थितियों में पड़ोसी राज्यों द्वारा किए गए व्यवहार और आक्रमण का जवाब देने का समय आ गया है। अब हमें बदला लेना होगा। महाराज, हम बदला जरूर लेंगे। सेनापति जी, आपको आदेश दिया जाता है कि नए सैनिक भर्ती किए जाएं, उनको युद्ध कला का आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक 1 माह बाद हमें आक्रमण कर बदला लेना है। महाराज की जो आज्ञा, मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती किए गए। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाने लगा।
समय अनुसार पड़ोसी राज्य मलुकगढ़ पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ और रतन सेन के नेतृत्व में मलुकगढ़ को जीत लिया और वहां के राजा को बंदी बना लिया गया। फिर अपने राज्य में लाकर रतन सेन ने उसे कारागार में बंद कर दिया। मलुकगढ़ से बदला लेने के बाद रतन सेन अन्य दुश्मन राज्यों पर भी सफल आक्रमण करके उन्हें भी जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। सारी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा मैं, मुझे रुलाकर मेरा जीवन संगीत छीनने वालों, खून के आंसू रुलाऊंगा सबको। दुश्मनों से बदला लेने के बाद भी रतन सेन चुप नहीं बैठा। उसकी युद्ध पिपासा भरी नहीं, अब एक क्रूर व्यक्तित्व नजर आने लगा था उसमें। एक सैनिक रतन सेन से बोला, महाराज, खजानगढ़ के राजा ने संगीत नृत्यों पर प्रतिबंध लगाने का आपका अनुरोध अस्वीकार कर दिया है। उनकी इतनी हिम्मत, इसका मतलब हमें एक और युद्ध करना पड़ेगा। नृत्य संगीत का रसिया अब तलवार का रसिया बन गया था। क्रूरता तो जैसे उसके जीवन का अंग ही बन गई थी। संगीत से चिढ़ हो गई थी उसे। उसकी क्रूरता का तांडव चारों दिशाओं में गूंजने लगा था। पड़ोस के सभी राज्यों को उसने आतंकित कर रखा था। दूसरे राज्यों के राजा यही कहते, महाराज रतन सेन से कहना हमें उनकी संगीत पर प्रतिबंध की सभी शर्तें मंजूर है और कोई चारा भी तो नहीं है। रतन सेन के ही गांव में एक व्यक्ति बोला, क्या बात है भैया, पहला पोता हुआ है फिर भी कोई गीत संगीत नहीं। तुम्हें तो महाराज के नए आदेश का पता है। ऐसी गलती करके मुझे अपनी खाल नहीं उधड़वानी। संगीत, गीत और प्रेम भाव बिना सभी खुशियां जैसे खत्म सी हो गई थी। रतन सेन की क्रूरता पड़ोसी राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि उसके अपने राज्य में भी दहशत फैलाती जा रही थी। अब पनघट पर पनिहारियों के गीतों के रस में बहार ना थी, ना कोई उत्सव की चहल पहल और ना ही त्योहारों की खुशियाँ। मिलजुल कर रहने वाले नागरिक अब एक दूसरे से कटे कटे से रहते थे। रतन सेन जिस रास्ते से गुजरता मुरझाए और दहशत भरे चेहरों से उसका स्वागत होता। ये कोई कम चिंता का विषय ना था। पड़ोसी राज्यों से बढ़ती दुश्मनी और खत्म होते आपसी सौहार्द के लिए सभी चिंतित थे। ना जाने कब तक हमें युद्ध झेलने पड़ेंगे। अगर ऐसा ही हाल रहा तो प्रेम भाव, मित्रता की भावना तो खत्म समझो दुनिया से। जब से महाराज समर सेन की मृत्यु हुई है तब से महाराज रतन सेन को कभी खुश होते नहीं देखा। उनकी खुशियों को तो जैसे ग्रहण लग गया हो। ना जाने कब वही खुशियों भरे दिन आएंगे। महाराज समर सेन की मृत्यु के साथ ही हंसी खुशी तो लुप्त हो गई इस राज्य से। माँ सरस्वती महाराज रतन सेन के सुर लौटा दे ताकि वातावरण को फिर से वही सुर में शुद्धता मिल सके। राज्य में सबसे ज्यादा चिंतित थे महामंत्री शिवदत्त। वे चिंता करते हुए सोचने लगे, रतन सेन के व्यवहार में इतना परिवर्तन, इसकी तो स्वर्गीय महाराज ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। ना जाने कब तक महाराज रतन सेन यूं भीतर ही भीतर घुटते रहेंगे। बस अब और नहीं, इस राज्य, राजा और प्रजा की भलाई के लिए मुझे ये संगीत नृत्य पर लगे प्रतिबंध को तोड़ना ही होगा। किसी भी प्रकार, किसी भी कीमत पर संगीत को वापस लाना ही होगा रतन सेन के जीवन में। और इसका बस एक ही उपाय है, बस एक ही उपाय। और महामंत्री अपने सोचे हुए उपाय को पूरा करने के लिए चल पड़ा और अगली सुबह सूरज के किरणों के साथ ही संगीत के मधुर स्वर प्रतिबंधित वातावरण में घुसपैठ करने लगे। सभी हतप्रभ थे, लेकिन मधुरता प्रदान करने वाली ये स्वर लहरियां रतन सेन की क्रूरता को और उबाल दे गई। संगीत की स्वर लहरियां वातावरण को मानो नया जीवन देने लगी।
चारों ओर मधुरता छा गई। पक्षी चहचहाने लगे और मानो प्रकृति फिर से झूम उठी हो। सभी ओर खुशियां ही खुशियां थी। ये स्वर लहरियां सुनकर राजा रतन सेन के मन में कौंध उठे ये विचार, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और क्रोधित रतन सेन सुर की दिशाओं में तलवार लिए दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाने पर हैरान हो गया रतन सेन। अरे ये रास्ता तो गुरुदेव की कुटिया की ओर जा रहा है। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, अरे वैसी ही कुटिया, मगर वह तो जल गई थी। उसका क्रोध शांत हो चुका था। उस स्थान का वातावरण आज भी वैसा ही था जैसे कि पहले। सब कुछ वैसा ही है। वीणा के तारों से निकलती स्वर लहरियां भी वैसी ही हैं जैसी संगीता बजाया करती थी। यह सब देखकर उसका हृदय काफी व्याकुल हो गया था। अनजानी आशा लिए वह कुटिया में प्रवेश करता है और सामने संगीता को बैठे हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। और रतन सेन के मुंह से एक शब्द फूट पड़ा, संगीता। राजकुमार रतन सेन। भाव विभोर रतन सेन आगे बढ़ा और संगीता को अपने गले से लगा लिया। इस खुशी से महाराज रतन सेन की आवाज लौट आई थी। तभी वहाँ पर उसके गुरुदेव महामंत्री भी पहुँचे और महामंत्री जी ने महाराज रतन सेन को उनके पिताजी द्वारा कही गई सारी बात बता दी। ओ, तो ये सब पिताजी ने किया था? हाँ, मगर ये सब आपके राज्य व प्रजा की भलाई को देखते ही किया गया था। महामंत्री जी, मैं सब समझ गया, पर यदि पहले समझ जाता तो ये सब घटित ही न होता। इस प्रकार राज्य में संगीत नृत्य पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। स्वर लहरियां फिर गूंज उठी। लेकिन अब एक अंतर था। संगीत, नृत्य और राजनीति में समन्वय था। माणिकपुर अब खुशहाल व शांतमय राज्य बन चुका था। धन्यवाद।